नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन नंबर से फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत हम कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है पॉक्सो एक्ट को लेकर, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। बच्चों के ऊपर अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो उसको लेकर क्या उनके अधिकार हैं, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 70% चाइल्ड्स के साथ जो सेक्स अब्यूज होता है उसमें उनके रिलेटिव, जानने वाले या दोस्त लोग ही शामिल होते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक 18 साल से पहले जो भी बच्चे इसके शिकार होते हैं, हर 6 में से एक लड़का या हर 4 में से एक लड़की सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। कानून उनको क्या अधिकार देता है, इसी मुद्दे पर आज आपको साथ तमाम जानकारी हम देंगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और इस मुद्दे पर बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मौजूद हैं अंकिता चौधरी। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। मैं जानना चाहूंगा कि पॉस्को एक्ट की जरूरत आखिरकार कैसे पड़ी? जो हमारा ये एक्ट है पॉक्सो एक्ट, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो 2012 में एक अधिनियम आया था। और इस अधिनियम का जो एक उद्देश्य था कि बच्चों की सुरक्षा करना यौन शोषण संबंधित और यौन उत्पीड़न मामलों से, ये इस अधिनियम का मेन उद्देश्य था। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, किन किन चीज़ों से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, वो है कि बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना है। बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में ना धकेला जाए, वैश्यवृत्ति के जो धंधा एक कहते हैं उसमें ना बच्चों को धकेला जाए, ये इस अधिनियम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। प्लस है जो पोर्नोग्राफी परफॉर्मेंस होती हैं जिनमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, ये इस अधिनियम के मेन उद्देश्य हैं कि इन चीज़ों के बच्चों की सुरक्षा का, उस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। ठीक बात और है। इसमें जितने भी बच्चे जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो इस यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं, उनकी देखभाल की जाए, उनको और उनकी वेलफेयर के लिए इस अधिनियम का मेन उद्देश्य है। जी, लेकिन जो पॉक्सो एक्ट है मैम, वो सिर्फ तभी लागू होता है अगर शारीरिक रूप से किसी बच्चे के साथ कोई हरकत की जाए, या फिर अगर उसको पोर्नोग्राफी दिखाना, ऐसे मूवीज दिखाना, या फिर कुछ भी ऐसा अप्रत्याशित रूप से ऐसा कुछ करना, वो भी सब पॉक्सो के अंदर आता है। जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि जो मानसिक रूप से भी बच्चों को एक प्रताड़ित किया जाता है, वो भी पॉक्सो एक्ट में कवर किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक संबंध या क्या कहते हैं उनके साथ कोई एक संबंध बनाया जाए, बल्कि अगर उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें पोर्नोग्राफी मूवीज़ दिखाई जा रही हैं या उन्हें वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है, वो भी पॉक्सो के अंदर कवर होते हैं। जी, ठीक बात है। लेकिन इसके लिए रिपोर्ट कौन दाखिल कर सकता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ ये होता है तो उसकी उम्र ऐसा होती नहीं है कि वो कानूनी तरीकों को समझ सके। अगर कोई भी जो मामला पॉक्सो के अंडर आता है जिसमें बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे है, तो उसके पेरेंट जैसे ही इंसिडेंट का पता लगता है, बच्चा अपने परिवार में अपने माता पिता या अगर स्कूल में है तो अपने किसी अध्यापक को बताता है, तो वो जो भी उनका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसमें वो इमीडिएट एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, और जो एफआईआर दर्ज होगी वो पॉक्सो के तहत होगी। जी,
ठीक है मैम, जिस तरीके का एक घृणित काम ये अपराध ये समझा जाता है, ये है भी बल्कि, तो उससे जो प्रोसेस होता है वो पूरा चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। तो पॉक्सो के अंतर्गत जो पूरा प्रोसेस रखा गया, क्या वो चाइल्ड फ्रेंडली है कि बच्चों को कंफर्ट जोन उसके अंदर मिले? इसमें पॉक्सो में एक प्रावधान दिया है सेक्शन 24 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें जो जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक प्रोसेस है उसमें हर चीज़ को एक मेन उद्देश्य रहा है कि बच्चे कोई डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। वो कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो इतने या ट्रॉमा में ना चला जाए कि वो कुछ बोल ही ना पाए। इसमें जो विक्टिम होता है वो बच्चा होता है, तो इसके लिए जो सबसे पहले जो मामला जो रजिस्टर करा जाएगा वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया जाएगा, और वो उसी जो बच्चा एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज बोलता है उसको उसी में रजिस्टर करना है। जो बच्चे ने अपना पूरा वो बताता है अपना इंसिडेंट्स कि उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। दूसरा सेकंड, इसमें जो भी पुलिस का जो पुलिस ऑफिशियल जो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करेगा वो ध्यान रखा जाए वो अपनी यूनिफॉर्म में ना हो। तीसरा जो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे को रात के टाइम पे एट नाइट पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये ध्यान रखा जाएगा कि जो बच्चा है वो किसी भी तरीके से एक्यूज के कांटेक्ट में ना है, ताकि वो उसको प्रेशर कर सकता है, वो उसको अपने बयान उसको धमका सकता है। तो इन इन्वेस्टिगेशंस पे बच्चे के डेवलपमेंट और उसके वेलफेयर के लिए जो उसके हित के लिए जो चीजें हैं उन सब चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है हम इस जो शुरुआती तौर पर जो कदम उठाए जाते हैं, रिपोर्ट जो लिखाए जाते हैं, क्या उस वक्त जो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं या जो भी निकट संबंधी जन होते हैं उनको वहां रहने की इजाजत रहती है कि उस वक्त मौजूद रहें बच्चे के साथ? बिल्कुल, रिपोर्ट लिखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है तब भी बच्चे के पेरेंट्स को पूरा अधिकार है बच्चे के साथ रहने पे। और अगर जब इंसिडेंट होता है और उन्हें पुलिस को लगता है कि इसमें इमीडिएट मेडिकल ज़रूरत है तो वो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी बच्चे को प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। उस टाइम पे भी बच्चे के माता पिता उसके साथ रहते हैं। जी ठीक बात है। मैं उसी के ऊपर आने वाला था कि मैम अगर किसी बच्चे को ऐसे हालात होते हैं कि उसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो सीधा पहले डॉक्टर के पास ले जाया जाए, वहीं पर पुलिस पूछ सकती है, या पहले पुलिस के पास जाकर उसके बाद आप मेडिकेशन के लिए उसको ले जाए? इसमें जो बच्चे की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड की जाए। जो बच्चे की जो कंप्लेंट रजिस्टर होती है वो उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे भी हो सकती है, या यूजुअली जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ पे भी की जा सकती है। यहाँ जो भी बच्चे की जो प्लेस ऑफ चॉइस होगा वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करके उसको इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ठीक बात है। मैम अगर इसके ट्रायल प्रोसीजर की हम लोग बात करते हैं तो इसका ट्रायल प्रोसीजर क्या रहता है? इसका ट्रायल प्रोसीजर रहता है कि हर स्टेट को डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आप स्पेशल कोर्ट बनाएंगे अपने स्टेट्स में, और उस स्पेशल कोर्ट में इसके लिए इवन जो पुलिस है वो भी एक स्पेशल यूनिट बनाई हुई है, और जो वो स्पेशल यूनिट पूरी अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है कंप्लेंट रजिस्टर करा के सेक्शन 164 ऑफ द CRPC के अकॉर्डिंग जो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद ये जो मैटर है ये स्पेशल कोर्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे स्पीडी ट्रायल में ये पॉक्सो के अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्पीडी ट्रायल कोर्ट में चले जाते हैं, जिसमें एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि जो बच्चे का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगी वो 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी ट्रायल की स्टेज पे। और जो ट्रायल का खत्म होने का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1 साल का समय निर्धारित किया गया है कि 1 साल के अंदर जो उस मैटर से रिलेटेड जो ट्रायल है वो 1 साल के अंदर पूरी कर दी जाएगी। ठीक बात है। लेकिन जो आपने स्पेशल कोर्ट्स की बात की है, स्पेशल कोर्ट्स खास तौर पर पॉक्सो के लिए ही संगठित किए गए हैं? जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं वहां पर इस मामले को ले जाया जाता है? जो स्पेशल जो यूनिट है वो पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए, वो पुलिस के ही लोग होते हैं जिनके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसका रैंक होता है सब इंस्पेक्टर रैंक का। और अगर जो चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड है तो जो विमेन सब इंस्पेक्टर होंगी वो इस मैटर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगी, और वो स्पेशल यूनिट को ही उसको प्रेजेंट करेंगे। जी ठीक बात है। ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इसमें गिल्ट पाया जाता है तो उसके लिए सज़ा का फिर प्रावधान क्या है? सज़ा क्या है? इसमें जो एक सेक्शन 4
प्रावधान दिया हुआ है पॉक्सो एक्ट में, जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की एक डेफिनेशन दी हुई है, उसकी पनिशमेंट निर्धारित की हुई है। और एक प्रावधान है सेक्शन 6 जिसमें एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट दी हुई है। इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है, सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी अगर नॉर्मल इंसान जो कानून की जिसको कानून के बारे में नहीं पता है, वो अगर ऐसा क्राइम करता है तो उसके लिए जो कम से कम सजा है वो 7 साल है, और जो जिसको ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है जी। और जो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, उसमें जो ऑफेंडर का जो स्टेटस आता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर कोई जिसमें अगर क्राइम करने वाला जो एक्यूज्ड है जी, वो अगर पुलिस वाला है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या कोई भी आर्म्ड फोर्स का है, अगर आप हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ है, तो इसमें जो ऑफेंडर का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, एक नॉर्मल मैन और एक पब्लिक सर्वेंट। तो इन दोनों में जो पनिशमेंट का भी जो अंतर है वो भी अलग अलग हो जाता है। सेक्शन 4 की जो पनिशमेंट है उसमें मिनिमम 7 ईयर्स है, दैट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। जो सेक्शन 6 में जो एग्रावेटेड में जो पनिशमेंट है, दैट इज मिनिमम 10 ईयर्स विच इज ऑल्सो एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। इंदौर से रानी हमारे दर्शक अब तक जुड़ चुके हैं। रानी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। रानी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सर, मैं ये बता रही हूँ कि मतलब जो मेरी मम्मी का मकान है ना जी, जो हमारी मतलब दादी दादा का मकान है, वो मकान पे हमारे काका कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी को वहाँ रहने की भी जगह नहीं दे रहे जी। तो हमसे क्या सहायता चाहती है रानी आप? जी सर, आप हमसे क्या सहायता चाहती हैं? हम आपसे एक सहायता चाहते हैं कि हमारी मम्मी विधवा है, एक लड़का है, वो भी उनको पूछता नहीं है, और जो उनके देवर है वो मकान में हिस्सा नहीं दे रहे मम्मी को। क्या इस बात की आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ सर, पुलिस कंप्लेंट तो वो नहीं, हम लोगों ने की, वो लोग पैसे वाले हैं तो वो पैसा दिखाते हैं, हमारे रिश्तेदारी में कहाँ से क्या करे सर। जी, तो पुलिस कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ है? तो कुछ नहीं, उन लोगों ने बोला था, हम लोग जनसुनवाई में भी गए थे, नोटिस भी आया था। उसके बाद तो फिर भी उन्होंने मकान 3 महीना बना लिया सर। मम्मी को तो बोलते हैं कि तू कोर्ट से फैसला, तेरे पास पैसा हो करो। ठीक बात है। और इस मकान के कागजात किसके नाम है रानी? वो सर दादी के नाम है हमारी। जी, चलिए ठीक है रानी, बेहतर होगा कि इस केस से संबंधित, इस मकान से संबंधित जितने भी कागजात आपके पास हैं, वो पहले कागज की कॉपी आप हम तक भेज दीजिए, क्योंकि जो भी लीगल तरीका है उसमें पहले समझने की जरूरत पड़ेगी कि आपकी अभी वस्तु स्थिति दरअसल है क्या। तो बेहतर होगा कि आप पहले पेपर अगर भेज दें तो उस वक्त हम बेहतर स्थिति में होंगे आपको कोई भी सहायता देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उस वक्त अनिता हमारी दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। अनिता, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी अनिता। सर, आप बोलिए। वो मैडम कह रही है कि एक्ट के बारे में, वो लीगल एक्ट के बारे में सब कुछ जो कंडीशंस है बोल रहे हैं जी। पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये सब जो है वो पुलिस स्टेशन में जो वो बोल रही है वो सब है, अरेंजमेंट्स किया गया है जी? किस पुलिस स्टेशन इंडिया में वैसा है जी? और दूसरी बात, क्या FIR दर्ज कर सकते हैं? बहुत सारी पुलिस स्टेशन में जो लड़की और ऐसे केसेस को दर्ज ही नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले समझते ही नहीं है, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो समझते नहीं है। उनको सिर्फ डकैती, लूटमार के बारे में मालूम होता है। ठीक बात है, वाजिब बात आपकी अनिता, बिल्कुल सवाल आपको बहुत वाजिब है। आपके पास होगा अंकिता जी में कि एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो सिस्टम फेल्योर हमें दिखाई पड़ता है, और उसी की बात ये कर रही है। जो कंप्लेंट रजिस्टर होती है वो FIR रजिस्टर होती है। अगर बच्चे की कंप्लेंट को आपको उसका पूरा इंसिडेंस बताया जाता है तो FIR डेफिनेटली रजिस्टर होती है इस मामले में। और जो मैम अरेंजमेंट्स की बात कर रही हैं, इसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, बट जो पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन जो FIR रजिस्टर करते हैं उनका एक मिनिमम रैंक होता है सब इंस्पेक्टर का। वही बंदा इस ऐसे मामलों में बच्चों से रिलेटेड पॉक्सो के अंदर इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स होते हैं जो ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं,
और उसके बाद इनका जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है वो भी मजिस्ट्रेट के 164 के तहत उनका बयान रजिस्टर किया जाता है जी। तो ऐसे अरेंजमेंट होते हैं कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए पूरे ध्यान रखे जाएं पुलिस स्टेशन में। जी, लेकिन अंकिता जी, अगर उसके बावजूद भी ऐसा कोई केस होता है कि पुलिस में आपकी बात सुनी ना जाए, FIR आपकी दर्ज कराई ना जाए, तो उसके बाद एक आम आदमी के पास अधिकार क्या रहता है, वो कहाँ शिकायत दर्ज करे उसकी? अधिकार ऐसे मामले में क्या होता है, जब पॉक्सो के अंडर केस आता है तो एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जिसको इमीडिएट इन्वॉल्व किया जाता है जी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी ऐसे मामलों में कॉग्निजेंस ले सकती हैं, वो फिर बच्चे की तरफ से उसका मैटर आगे परस्यू करती हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जो कंप्लेंट जाती है वो लेटर ऑन कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाती है और वो FIR में कन्वर्ट होती है। जी, ठीक बात है, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो भी कंसर्न एरिया होता है उस एरिया से आप वहाँ से उनका नंबर ले सकते हैं। ये नंबर ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, आप अपना एरिया डाल के आप वहाँ पे अपना जो जुरिडिक्शन आता है वहाँ से भी उनके नंबर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और पुलिस स्टेशन में भी होते हैं। पुलिस स्टेशन से हम चाइल्ड वेलफेयर, ठीक बात है। इस वक्त कैलाश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। कैलाश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी कैलाश। मुकदमा दर्ज करवा रखा है सर। मुकदमा नंबर है 127-16। जी जी, मुकदमा कहाँ दर्ज कराया हुआ है आपने और किस चीज का मुकदमा है? जी, किया फिर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर में मेरा सारी डिटेल दी। कैलाश, बेहतर होगा कि आपके मुकदमे से संबंधित जो भी जानकारी है, पहले वो पूरी जानकारियां, वो पूरे तथ्य आप हमारे सामने रखें, उसके बाद ही हम किसी हालत में होंगे कि आपको बेहतर सहायता हम पहुंचा पाएं, क्योंकि जब तक आपके केस के बारे में हम जानेंगे नहीं, आपको कोई सहायता देना हमारे लिए संभव हो नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप तक जुड़े के लिए। मैं आपकी बात भी करता हूँ कि जिस वक्त ट्रायल चल रहा होता है तो उस वक्त क्या जो पीड़ित बच्चा होता है उसकी केयर के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, कुछ अलग व्यवस्था की जाती है? जब ये मैटर कोर्ट में आता है, इन्वेस्टिगेशन पूरे करने के बाद स्पेशल कोर्ट में जब ये मैटर आता है जी, तो एग्जामिनेशन का जो मैंने अभी जैसे बताया कि एक 30 डेज का टाइम दिया हुआ है जिसमें बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इस टाइम पे जब एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे जब मैटर होता है तो हमें प्रावधान दिया हुआ है पॉक्सो के अंदर कि जज इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं कि जो एक्यूज्ड का जो काउंसिल है वो बच्चे से क्या क्वेश्चन पुट करेगा और क्या क्वेश्चन पुट नहीं करेगा। अगर जज को लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चे के सामने नहीं रखना है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो जज उस क्वेश्चन को रिफ्यूज कर सकता है फॉर द काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड। ठीक बात है। इस वक्त नई दिल्ली से विक्रांत हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। विक्रांत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी विक्रांत। हाँ जी, पहले तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट मिस अंकिता जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रही है हमारे जी, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मिसयूज हो रहा है, पहली बात तो कि एक जो बच्चा है जिससे पॉस्को के अंदर किसी ने कंप्लेंट करी है, उसकी जो भी वो बयान दे रहा है, जो भी वो एविडेंस दे रहा है, वो ओवर पावर्ड नहीं है, इसका क्या कैसे पता लग सकता है कि वो ओवर पावर्ड नहीं है? और दूसरी चीज कि अगर ये मिसयूज हो रहा है, किसी बच्चे से ओवर पावर करके गलत कंप्लेंट लिखवाई गई है, तो उसके अंदर एक्यूज्ड के पास क्या राइट्स होंगे, ये बता दीजिए अंकिता जी। एक्यूज्ड के पास इसमें राइट है, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो एक्यूज सबसे पहले बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इंटरिम बेल के लिए जो ट्रायल से पहले वो कोशिश कर सकता है। दूसरा उसके पास फिर वही ट्रायल के बाद चार्जशीट फाइल होने के बाद बेल के लिए बेल का उसके पास प्रावधान है। रेगुलर बेल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। उसमें अगर FIR के कंटेंट्स को पढ़ के अगर लगता है या उस टाइम पे मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आता है तो डेफिनेटली एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। और अगर FIR के कंटेंट से आपको प्राइमा फेसी लगता है कि ऑफेंस क्रिएट हुआ है तो आपकी बेल रिजेक्ट की जा सकती है। जी, ठीक बात है। इस वक्त इंदौर से मृदुला हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। मृदुला, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। मृदुला, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम जल्द आपको कॉल करेगी, बेहतर सहायता हमारी तरफ से आपको जरूर पहुंचाई जाएगी। मैम, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि अगर मिसयूज होता है, जो स्टेटमेंट है अगर वो ओवर पावर्ड होती है तो जिसको अक्यूज बनाया गया है उसका मेंटल हैरेसमेंट भी होता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी उसकी गिरती है, तो क्या उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई क्लेम करने का अधिकार भी उसके पास रहता है? क्लेम करने का अधिकार नहीं होता है, बट अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस को लगता है कि ऐसा कोई
केस ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं वो एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, जिसको सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी, वो अपनी चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ रिकवर नहीं हुआ है और मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पाया गया है कंप्लेनेंट के। उस तहर पे वो अपनी रिपोर्ट को फाइनली सबमिट कर सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ किसी बच्चे के साथ होता है और वो रिपोर्ट लिखाई जाती है तो जो बच्चा है उसके पास कॉम्पनसेशन के लिए भी क्या कोई अधिकार होता है? बिल्कुल, हमें रूल 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कॉम्पनसेशन देता है। इसके लिए एक विक्टिम्स के लिए जो कॉम्पनसेशन फंड बनाया है उसमें से कॉम्पनसेशन रिलीज होता है। सबसे जब ट्रायल स्टार्ट होती है तो इंटरिम कॉम्पनसेशन की एक एप्लीकेशन कोर्ट स्यूमोटो भी उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है, या जो कंप्लेनेंट की तरफ से लॉयर जो पीपी साहब होते हैं वो भी एक एप्लीकेशन अपनी तरफ से दाखिल कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। जो इनकी स्टेजेस होती है वो किस सेक्शन के तहत में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है उस पर डिपेंड होती है, और अगर ऐसे एज सच कोई फंड नहीं बना गया है तो स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि वो अपने स्टेट फंड में से कंप्लेनेंट को कंपनसेशन रिलीज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो शो से पहले भी हम लोगों ने बात की इस बारे में कि ये जो 18 साल डिसाइड की गई है ये फिजिकल एज डिसाइड की है, लेकिन अगर कोई बच्चा दिमागी रूप से सही नहीं है तो मेंटल एज तो उसकी 18 साल नहीं पहुंचती है, तो अगर उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ होती है तो चीज़ें फिर कैसे मैनेज होंगी? अगर जो बच्चे के लिए जो इसमें उम्र निर्धारित की हुई है वो 18 साल की गई हुई है, दैट इज़ अ फिजिकल एज ऑफ अ कंप्लेनेंट। बट अगर जिसमें बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें जो मेंटल एज है वो लेस देन 18 है, तो उसमें प्रावधान तो यही है कि जो मैटर है वो आईपीसी के तहत जो रेप में जाता है। बट अभी इसी एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर में भी सुनवाई चल रही है और वो मैटर अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है कि हम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए अंकिता जी और बेहतर जानकारी या पॉक्सो के बारे में देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी वो लोग हैं जो कि न्याय की पहुंच से दूर हैं या कोई भी कानूनी समस्या उनके सामने आती है तो उनकी हर तरीके से कानूनी सहायता हमारे द्वारा की जाएगी। नमस्कार।